हेलो एवरीवन। आज एमजीजीएस भिंडर का टूर चाखम डैम ले जाया जा रहा है। यह मुख्य रूप से भौगोलिक भ्रमण है जिसमें हम क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में हमारा अध्ययन क्षेत्र हम चुनते हैं। सबसे पहले हमारी यात्रा की शुरुआत होती है धूनी माता मंदिर से। राजस्थान में बहुत सारी शक्ति पीठें स्थित हैं, उनमें से एक है धूनी माता। चारों तरफ एक अलग किस्म की शांति यहाँ पर स्थित है। बच्चे यहाँ पर फोटो सेशन कर रहे हैं, टीचर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और वे अपने उमंग और उल्लास को अपने कैमरे पर कैद करना चाहते हैं। इसी यात्रा की कड़ी में हम सीता माता अभयारण्य से गुजरते हुए अपनी यात्रा को अत्यधिक ज्ञानवर्धक एवं रोमांचकारी अनुभव वाली बनाने वाले हैं। तो बच्चों के साथ यह टूर बेहद ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। यस सर। बोलो रे वेलिया अमृतवाणी। का मुख्य चरण प्रारंभ होता है। सभी स्टूडेंट्स ने धूनी माता के दर्शन कर लिए हैं और वे यहाँ पर अपने जीवन को अत्यधिक सफल एवं सुखद बनाने की मन्नतें मांगकर वे अब आगे बढ़ गए हैं। यात्रा का
पहला पड़ाव शुरू होता है सीता माता अभ्यारण्य के प्रारंभ से। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति जात प्रजातियाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जीव जंतुओं की बड़ी आबादी विविधता में फैली हुई है। यह घना जंगल मुख्य रूप से सागवान वृक्षों को संजोए हुए है। यहाँ पर सड़क मार्ग के कारण इस जंगल में यातायात को बेहद ही सुगम बनाया है। यहाँ पर सागवान के अतिरिक्त तेंदू के वृक्ष, महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। हम यहाँ के फ्लोरा और फौना का अध्ययन भी व्यापक रूप से करेंगे। चलिए हम यात्रा का लुत्फ लेते हैं। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में स्थित है। यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसे राजस्थान सरकार ने 1979 ईस्वी में इसे संरक्षित वन क्षेत्र किया गया था। यह एक घना जंगल है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो वह 482.95 वर्ग किलोमीटर है, जो जिले के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% हिस्से में फैला हुआ है। यह क्षेत्र विभिन्न भूआकृतिक संरचनाओं के मध्य विस्तृत है, जिसमें मालवा का पठार, विंध्याचल पहाड़ियाँ एवं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के संगम के कारण यहाँ की जो भूमि है वो वन्य जीवों एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए उम्दा बनाती है। सीता माता अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता यहाँ पर पाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध उड़न गिलहरियाँ हैं, जो कि विश्व में अन्य कहीं नहीं पाई जाती हैं, जो इस वन अभ्यारण्य को अद्वितीय बनाती हैं। आज हम जाखम बांध के बहुत ही नज़दीक हैं। यहाँ पर तेंदू का पत्ता, जिसके द्वारा ये राजस्थान के अंदर निवास करने वाले जितने भी वृद्धजन हैं या जो युवा शक्तियाँ हैं वो भी बीड़ी का प्रयोग करती है। तो बीड़ी का निर्माण इस तेंदुए के पत्ते से बनती है। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं आज जाखम बांध के पास में हूँ और यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत जो वन बना हुआ है, इस वन के अंदर सागवान का एक पेड़ है। इस पेड़ पर बहुत ही खूबसूरत पत्ते लगे हुए हैं, लेकिन ये बारिश की वजह से यहाँ पर रंध्र बने हुए हैं। पत्ता थोड़ा सा ये पुराना सा दिखाई दे रहा है और इसमें रंध्र दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही खूबसूरत ये वन है। पत्ते का साइज इतना बड़ा है कि आप आराम से खाना खा सकते हैं इसमें। लेकिन ये थोड़ा प्राचीन लग रहा है। यदि नए कोई पत्ता हो तो बहुत बड़ा पत्ता है, जिसके ऊपर आप भोजन भी कर सकते हैं और फिर उच्छिष्ट जो होता है वो गायों वगैरह को खिला सकते हैं, जिससे गंदगी नहीं फैलती है और हम स्वस्थ रहेंगे, पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करेंगे और प्रदूषित नहीं कर पाएंगे और एकदम स्वच्छ वातावरण में रह पाएंगे। और ये आदिवासियों के लिए भी एक जीवन दान देने वाला वृक्ष है। इसी के द्वारा इनकी आजीविका चलती है। ये लोग पुराने वृक्षों को काट करके और इसके द्वारा लकड़ियों के द्वारा दरवाजे बनाते हैं और बहुत ही शानदार उनके लिए आजीविका का स्रोत है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सागवान के जो वृक्ष हैं, इससे बहुत ही अच्छे इमारती
जो लकड़ियाँ होती है उससे अच्छे फर्नीचर बनाया जाता है। बेशकीमती फर्नीचर इसी से तैयार किया जाता है। अब हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव प्रारंभ होता है सीता माता अभ्यारण्य के चेक पोस्ट या एंट्री गेट से। यहाँ पर एक शुल्क चुकाकर अंदर जाना आज होता है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भिंडर से ये टूर आया हुआ है। बेसिकली हम आए हैं यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य में हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीता है उनके ट्विंस चाइल्ड हुए थे। इस अभ्यारण्य की ये विशेषता है कि यहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये अरावली और ये एमपी तक भी फैला हुआ है। यहाँ पर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक इसकी बाउंड्री टच करती है। इसी लेक्चर सीरीज में हम बहुत सारे और भी अलग अलग लोकेशंस पर जाएंगे और वहाँ पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है, राह ही हारी सदा राही कभी हारा नहीं। वृक्ष कट कट कर बड़े हैं, वृक्ष कट कट कर बड़े हैं, दीप बुझ बुझ कर जले हैं, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतर। वन में चला पेड़ लगावा रे, भारत री भूमि पे बाया पेड़ लगावा रे, भारत री भूमि पे भाया पेड़ लगावा रे, पंछीड़ा पंछीड़ा पंछीड़ा। अब हमारी यात्रा का मुख्य और अंतिम पड़ाव प्रारंभ हो चुका है। हमें चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सभी छात्र इस मनोरम दृश्य का लुत्फ़ उठाते हुए बस की खिड़कियों से झांक रहे हैं और प्रकृति का सुखद अनुभव ये कर रहे हैं। छात्र जीवन में प्रकृति से जुड़े रहना ही हमें अच्छी आदतों एवं हमें अच्छे विचारों एवं अच्छे दिमाग से हमारे व्यक्तित्व को सुसज्जित करती हैं। इसलिए यह न मात्र भौगोलिक भ्रमण, ये हमारे व्यक्तित्व में नई जानकारियों को साझा करने में भी काम में आएगा। इस तरह की यात्राएं छात्र जीवन में उसकी सोच को व्यापक बनाती हैं और जीवन के दृष्टिकोण को बहुमुखी बनाने का प्रयास करती हैं। स्कूल प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि इस तरह की यात्राएं वे समय समय पर आयोजित करवाते रहें और उससे संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक दृष्टिकोण एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को व्यापक रूप से समाहित करते हुए स्टूडेंट्स को उससे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएं ताकि उसका नॉलेज बूस्ट हो सके। आप इस 3D मॉडल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पानी को रोककर एक बड़ा
जल संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। पानी को रोककर यहाँ पर बेहद ही संकरे रास्ते में एक बांध निर्मित किया गया है, जिससे लंबे समय तक जलापूर्ति सुनिश्चित रहे। इस भौगोलिक अध्ययन में आप कई जानकारियों को साझा करेंगे। तो चलिए अब हम नॉलेज के साथ साथ टूरिज्म का भी लुत्फ लेते हैं। He's a young trekker and youngest among the present gentry. जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक बांध है। यह प्रतापगढ़ तहसील के अनूपपुरा गांव में स्थित है। यह धरियावाद से मात्र 32 किलोमीटर और प्रतापगढ़ शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बांध मुख्य रूप से सिंचाई हेतु स्थापित किया गया था। यह बांध जाखम नदी पर बनाया हुआ है, जो कि जखमिया गांव में स्थित है। जाखम बांध की नींव 14 मई 1968 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने रखी थी। हालांकि बांध का वास्तविक निर्माण कार्य 1969-70 में प्रारंभ हुआ था। बांध 1986 में बनकर तैयार हो गया था। इससे लोगों में नई उमंग जगी और इस क्षेत्र को सिंचाई हेतु बहुतायत में जल प्राप्त होने लगा। इस बांध को तैयार होने में लगभग 106 करोड़ की लागत आई। इस बांध की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो वह 253 मीटर है। इस बांध के आसपास का इलाका पहाड़ी एवं ऊबड़ खाबड़ है। इस बांध की एक खास बात यह है कि इसको प्राकृतिक तटबंधों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तत्कालिक इंजीनियरों ने इस जगह को इसलिए भी चुना क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है तथा निर्माण में आने वाली लागत को कम करने के लिए ऐसा संकरा क्षेत्र चुना तथा उस क्षेत्र को वरीयता दी जिसमें पानी का बहाव भी अधिक हो और संग्रहण क्षेत्र भी अधिक हो और बनने में लागत भी कम आए। तो यह दुनिया का एक बेहतरीन नमूना है जो कि कम बजट में एक बड़ी परियोजना लिए हुए है। स्टूडेंट जैसे ही अपने लक्ष्य पर पहुँचे तो उन्हें अब भूख का एहसास भी होने लगा। प्रकृति के इस मनोरम दृश्य में खाने का आनंद ही कुछ और है। आप देख सकते हैं यह इस पुल पर बैठे हुए हैं और दोनों तरफ पानी ही पानी है।
का ये टूर आया हुआ है। बच्चे लोग खाना खा रहे हैं। ये बेसिकली जोग्राफिकल का में एक पिकनिक टूर हो गया है। आप इधर देख सकते हैं ये जाखम डैम है। ये काफ़ी बड़ा रिजर्वायर है जिसमें अरावली की इन पहाड़ियों के बीच में बड़ा रिजर्वायर बनाया गया है। आप डैम बनाकर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में ऐसे एग्जाम्पल आपको कम मिलते हैं जहाँ पर दक्ष इंजीनियरिंग की क्षमता को दिखाते हुए यहाँ पर बड़ी वाटर बॉडीज़ को निर्माण किया गया बहुत ही कम लागत में। बेसिकली उन्होंने ऐसे फील्ड को चुना जहाँ पर ऐसा सकरा क्षेत्र हो और पीछे बड़े क्षेत्र में सप्लाई आती हो। हाँ, याद तो आ रहा मुझे, आपको लाने की आपने कहा था इच्छा है। इस तरह के बड़े रिजर्वायर न केवल भूजल प्रबंधन में सहायता करते हैं, साथ ही साथ भूगर्भीय जल के संरक्षण में भी बढ़ोतरी लाते हैं एवं इससे आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होती है तथा निचले क्षेत्रों में बारंबार बाढ़ जैसी समस्याओं को भी सदैव के लिए दूर किया जा सकता है एवं निरंतर जलापूर्ति को भी बनाए रखा जा सकता है। इससे जीव जंतु, पेड़ पौधों एवं मानव जाति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध अनवरत रूप से होता रहता है।
अब हम आपको पानी के और करीब ले चलते हैं और वहाँ के रोमांचकारी अनुभव का एहसास करवाते हैं। यहाँ पर चारों तरफ व्यापक मात्रा में पानी फैला हुआ है और पानी का जो प्रेशर है वह बहुत ही अधिक है। आप यहाँ पर अनुभव कर सकते हैं कि पानी की ऊर्जा कितनी व्यापक है। यहाँ पर एक टरबाइन चलाकर बिजली भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल सिंचाई परियोजना के लिहाज से था, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका बहुउद्देश्य न होकर एकमात्र उद्देश्य है यहाँ पर सिंचाई की बहाली करना। यहाँ के आसपास के गांवों को यहाँ की मुख्य रूप से 2 नहरें सिंचाई का जल उपलब्ध करवाती हैं। मुख्य बांध से 13 किलोमीटर की दूरी पर बाईं और मुख्य नहर लगभग 40 किलोमीटर, जबकि दाईं और एक अन्य मुख्य नहर लगभग 34 किलोमीटर है। धरियावाद मंडल के लगभग 118 गांवों को यहां से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे यहां पर लोगों की आर्थिक क्षमताएं बढ़ी हैं, पशुपालन व्यवसाय व्यापक हुआ है तथा आदिवासी लोगों की आय में अच्छा खासा सृजन हुआ है। आप सब जानते हैं कि इस तरह की वृहद सिंचाई परियोजनाएं भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए व्यापक क्षेत्र पर ग्रामीण परिवेश को प्रभावित करती है और उनकी समृद्धि को व्यापक बनाती है।
आप यहाँ तक आ गए, वाह। बेसिकली नदी का बेसिन क्षेत्र। तो ये पूरा का पूरा बेसिन क्षेत्र में उस दौरान इंजीनियरों ने सोचा होगा कि ज़बरदस्त तरीके से इतनी ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का नमूना मतलब दुनिया में अपने आप में एक है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये जो डैम प्रोजेक्ट है, आप सोच सकते हैं पहले भी यहाँ पर जब ये डैम बन रहा होगा तो पानी का कितना ज़बरदस्त फ्लो रहा होगा, उसके बावजूद उस पानी को किस तरह से रोका गया होगा। फिर इंजीनियरों ने सोचा कि लोकेशन ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सी हो सकती है। पर्टिकुलर जब इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जब बनते हैं, बड़े प्रोजेक्ट बनने के दौरान सबसे पहली जो बात आती है लोकेशन। ज्योग्राफी में हम बार बार चीज़ों का जिक्र करते हैं तो लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर दूसरी बात आती है वहाँ पर लागत, ठीक है, हमें पैसा भी देखना होता है कि हमारा बजट पर्टिकुलर कितना है। बजट के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंजीनियरिंग को एक साथ बैठाया जाता है। बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खासतौर से IAS हैं, इस फील्ड में काम करने वाले जो इंजीनियरिंग की दक्षता रखते हैं, इवन फॉरेन के इंजीनियर भी जब ये बन रहा था तो उनको भी बुलाया गया था। लेकिन हालांकि मैं हिस्ट्री का छात्र नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि लव और कुश का जन्म जो सीता माता है, उनके बच्चों का जन्म सीता माता अभ्यारण्य में हुआ, तो उन्हीं के नाम के उनके आधार पर इसका सीता माता अभ्यारण्य नाम है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर पेशेंस बनाए रखा। ठीक है, और स्टाफ जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये विज़िट बहुत सफल और बहुत ही उम्दा बन पाई। थैंक यू सो मच। यस सर। सबसे पहले तो आप कार्यक्रम पर पढ़ाने के लिए गुलजनगंज छात्रों का सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके साथ साथ में ग्रीन अर्थ म्यूचुअल सोसाइटी मिशन करेगी है तो बर्ड्स काउंटिंग के बारे में आए, तो आज आपके बारे में आपको बर्ड्स की जानकारी देंगे आपको। तो का नाम है और हम यहाँ पर आए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हैं, और पक्षियों के गणना जिसका लक्ष्य ये होता है कि जो पक्षी कम होते जा रहे हैं या जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी संख्या कितनी है, कहाँ पर हैं, और ये सारा डेटा वन विभाग के पास रहे ताकि इससे वो ज्ञात कर सकें कि भविष्य में किन किन प्रजातियों को ऊपर संकट हैं और वो विलुप्त होती जा रही है, ताकि उनको बचाने जाने पर फोकस कर सकें। तो इस तरह से स्टूडेंट पूरे दिन अच्छे से भ्रमण करते हुए विभिन्न जानकारियों को जुटाते हुए अब अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी उन्हें लगभग 2 घंटे की जर्नी पूरी करके भिंडर पहुंचना है। यात्रा के दौरान हमारे साथ में एक छोटा नन्हा ट्रैकर है जो अपने भारी भरकम थैले को अपने मजबूत कंधों पर उठाए हुए अपने मम्मी पापा के साथ निरंतर चल रहा है। वह ना थकता है ना हारता है।
तो इसी के साथ अब सभी स्टूडेंट बस में बैठकर पुनः अपने नियत स्थान पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान स्टूडेंट ने सीता माता अभ्यारण्य एवं जाखम बांध के विभिन्न परिवेश को देखते हुए यहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम को जाना, साथ ही साथ जियोमॉर्फोलॉजी को जाना, एनवायरनमेंट को काफ़ी करीब से देखा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है उसे जाना। साथ ही साथ ये बच्चे आगे चलकर प्रकृति प्रेमी बनते हुए इकोलॉजिकल बैलेंस वाली अवधारणा को अपने व्यक्तित्व में अवश्य साझा करेंगे।